हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज आपका जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस पहला जो चैप्टर है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, इस चैप्टर को लेकर के मैं आया हूं और आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं 2 से 4 वीडियो में। तो सबसे पहले जो है मैं लघु उत्तरी प्रश्नों को लेता हूं, इसके बाद मैं अति लघु उत्तरी प्रश्नों को लूँगा, इसके बाद आपका बहुविकल्पी प्रश्नों को लूँगा। और आपका सिलेबस इतने अच्छी तरह से कवर होगा मेरे दोस्तों कि आप 50 में से कम 45 से कम आप नहीं पाएंगे मेरे दोस्तों। यदि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, तो उसी की आपको है। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले जो आपका पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, देखिए कि वाच्य किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसे स्पष्ट करिए। वाच्य का मतलब ये होता है दोस्तों, वाच्य मतलब होता है बोलना। वाच्य का मतलब क्या होता है, देखिए बोलना। तो देखिए ध्यान रखिए, वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण क्यों कहते हैं। वाच्य जो होता है उस क्रिया मतलब क्या होता है, होना, खाना पीना, ये क्रिया है आपका। तो वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में अथवा, देखिए ध्यान रखिएगा, जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में क्रिया द्वारा कहा गया है। कहने का मतलब देखिए कि वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें यह जाना जाता है कि व्यक्ति के, देखिए समझिए कि भाव, कर्म और विषय, ध्यान रखिएगा, वाच्य किसे कहते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा व्यक्ति का जैसे बोलिए कि उसके कर्म, भाव, ठीक है, और विषय, इन तीनों चीज़ों के बारे में क्या होता है, कहा जाता है, उसे बोलते हैं वाच्य। और दोस्तों वाच्य क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य का दोस्तों प्रकार पूछा है, तो वाच्य जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। क्या होता है दोस्तों, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है आपका भाववाच्य। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग आते हैं, देखिए कर्तृवाच्य क्या होता है, इसको आपको देखिए उदाहरण सहित बताना है। देखिए कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य। तो देखिए कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। कर्तृ जो वाच्य होता है क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कर्तृवाच्य में मतलब होता है कि जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य के उद्देश्य क्रिया का कर्ता अर्थात वाक्य में, मतलब ऐसा, देखिए सिंपल बात, ऐसा उद्देश्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य बोलते हैं। ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि ऐसा उद्देश्य, या फिर कर्तृवाच्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अनीता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पढ़ती है, क्रिया का अनीता, देखिए क्रिया का कर्ता अनीता वाक्य कर्तृवाच्य में है। बात समझ में आया दोस्तों। अनीता पुस्तक क्या करती है, पढ़ती है, तो यहाँ पढ़ती है क्रिया। अब देखिए क्रिया का कर्ता, अब क्रिया पढ़ती, कौन पढ़ती है, देखिए अनीता पढ़ती है, तो वही है कि पढ़ती कौन है, अनीता पढ़ती है। तो अनीता क्या है दोस्तों, वाक्य का कर्तृवाच्य है। अगर अनीता न रहती तो कौन किताब को पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। तो यहाँ अनीता क्या है मेरे दोस्तों, कर्तृवाच्य है। तो यहाँ देखो वाक्य में कर्ता की प्रधानता कौन है, अगर अनीता नहीं रहेगी तो उसको पढ़ा नहीं जाएगा। अगला आपका आता है, देखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है मेरे दोस्तों, अब देखिए कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का अर्थ है अर्थात क्रिया में कर्म की प्रधानता। जहां पर दोस्तों कर्म की प्रधानता हो, जैसे अनुभव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो दोस्तों किसके द्वारा, अनुभव के द्वारा क्या पढ़ा गया दोस्तों, पुस्तक पढ़ी गई। किसको पढ़ा गया, देखिए पुस्तक। तो यहाँ पर पुस्तक क्या है दोस्तों, मेरा कर्म है। कर्म क्या है मेरा दोस्तों, पुस्तक को पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तक क्या है आपका दोस्तों, कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर से इसको समझिएगा, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, देखिए कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का अर्थ है अर्थात क्रिया में कर्म की क्या है दोस्तों, प्रधानता है। जैसे अनुभव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो अनुभव के द्वारा क्या पढ़ा गया, पुस्तक को पढ़ा गया। तो यहाँ पुस्तक क्या है मेरे दोस्तों, पुस्तक वाक्य का उद्देश्य है, अतः पढ़ी गई क्रिया क्या है दोस्तों, कर्मवाच्य है। ठीक है, तो क्या पढ़ा गया, पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पढ़ी गई जो है मेरे दोस्तों वो क्या है, क्रिया का कर्मवाच्य है।
ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। क्या दोस्तों, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन का क्या दोस्तों आपको उदाहरण देना है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। देखिए, अनीता कविता रचती है। देखिए, अब अनीता कविता रचती मतलब देखिए सिंपल बात, देखिए ये एक्टिव और पैसिव, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे एक्टिव और पैसिव। तो देखिए अनीता कविता रचती है, यहाँ देखिए अनीता द्वारा कविता रची जाती है, तो ये कर्मवाच्य में हो गया। देखिए अनीता किसको रचती भैया, कविता को रचती है, लेकिन अनीता के द्वारा बाई आ गया ना, तो क्या हो गया, अनीता के द्वारा कविता रची जाती है, तो ये क्या हो गया आपका कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। जैसे बड़े भाई ने छोटे भाई को पीटा, तो बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को पीटा गया, ये भी तो हो सकता है। तो देखिए सिंपल बात, देखिए कर्तृवाच्य क्या होता है, एक्टिव, ऐसे समझिए, अगर आप इंग्लिश में वो होते होंगे तो कर्तृवाच्य क्या होता है, एक्टिव, और कर्मवाच्य क्या होता है, देखिए पैसिव। पैसिव समझिए कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य क्या है आपका एक्टिव पैसिव, आप जानते होंगे। अगला जो जानते हैं दोस्तों देवनागरी। अब आप इसको स्पष्ट रूप से अगर आपको दे देगा उदाहरण के, इसमें कौन सा आपका कर्तृवाच्य है, कौन सा कर्मवाच्य है, तो आप सीधे स्पष्ट रूप से इसमें पकड़ लीजिएगा कि जो एक्टिव के रूप में क्या होगा लिखा रहेगा वो क्या होगा, वो आपका कर्तृवाच्य होगा, और जो पैसिव के रूप में लिखा जाएगा वो क्या होगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है। अगला जो दोस्तों दिया है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए, ये आपका डीएलएड 2019 में पूछा गया है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता यह है दोस्तों, देवनागरी लिपि के वर्णों की बनावट सरल और सुंदर होती है। देवनागरी लिपि जो होती है, जैसे हम लोगों की जो भाषा लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो ये देवनागरी लिपि के वर्णों की बनावट सरल और क्या होती है मेरे दोस्तों, सुंदर होता है। और देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है ठीक ठीक वही लिखा जाता है। जैसे देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है ठीक ठीक क्या होता है, वही लिखा जाता है। और देखिए देवनागरी लिपि को सरलता से सीखा जा सकता है। देवनागरी लिपि जो है उसे सरलता से क्या हो सकता है, सीखा जा सकता है। अगला दोस्तों आता है आपका, देखिए अनुस्वार के प्रयोग के नियम बताइए। अनुस्वार, तो अनुस्वार के प्रयोग का नियम क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार के प्रयोग, देखिए अनुस्वार के प्रयोग का नियम यह है, पहला नियम कि अनुस्वार का प्रयोग केवल अंतस्थ और उष्म वर्णों के साथ होता है। क्या होता है, देखिए अनुस्वार का नियम यही है कि वो क्या होता है कि उष्म वर्ण और अंतस्थ हो। जैसे कि अंतस्थ व्यंजन यह होता है, देखिए य, र, ल, व, और उष्म व्यंजन क्या होता है, उष्म वर्ण क्या होता है, देखिए श, 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 ह। तो ये क्या है दोस्तों आपके उष्म व्यंजन है। तो ये यर, लव और इन सभी वर्णों के साथ ही क्या होता है आपका अनुस्वार का प्रयोग होता है। अगला क्या है दोस्तों कि शेष वर्णों के साथ अनुस्वार के स्थान पर वह वर्ण जिस वर्ग या वर्ग में से संबंधित है उस वर्ग का पंचम वर्ण प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब शेष वर्णों के साथ, ध्यान रखिएगा, शेष जितने भी वर्ण होते हैं वर्णों के अनुस्वार के स्थान पर वह वर्ण जिस वर्ग या वर्ग से संबंधित है उस वर्ग का पंचम वर्ण प्रयुक्त होगा। जैसे अगर आपका जैसे क वर्ग हो गया तो क वर्ग में क्या होता है, क, ख, ग, घ, अंग हो जाता है, तो पंचम वर्ण क्या होगा आपका अंग यूज हो जाएगा। च वर्ग है तो य यूज हो जाएगा। तो बात समझ में आया। तो उस वर्ग का शेष जितने भी वर्ण होंगे उसमें यही बात बोल रहा है, देखिए कि शेष आपके जितने भी शेष वर्णों के साथ अनुस्वार के स्थान पर वह वर्ण जिस वर्ग या वर्ग से संबंधित है उस वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है दोस्तों, प्रयुक्त होता है। अब अगला चीज होता है दोस्तों आपका आता है पठन किसे कहते हैं। पठन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पढ़ना। पठन का मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो देखिए पठन अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी रूपांतरण है, तो रीडिंग में इसमें पढ़ना होता है। तो पठन का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों पढ़ना। अब पठन क्या होता है, देखिए पठ धातु से, पठ धातु में सत प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनता है। देखिए पठन जो होता है पठ प्लस सत, संस्कृत के पठ धातु में सत प्रत्यय जोड़ करके क्या होता है पठन शब्द आपका बनता है। भाषाई कौशल के क्रम में पठन तीसरे क्रम पर आता है। भाषाई कौशल से सुपोबली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना होता है। देखिए भाषाई कौशल है सुपोबली सुनना, ठीक है, बो बोलना, प पढ़ना, ली मतलब लिखना होता है। सु मतलब सुनना, पो बो मतलब बोलना, प मतलब पढ़ना, ली मतलब लिखना होता है। ये आपको समझ में आ गया। देखिए अब आगे देखिए कि किसी भाषा के लिखित अंश का उच्चारण करना पठन कहलाता है। कोई भी भाषा है अगर वो लिखी गई है, जैसे देखिए यही चीज़ें आपकी लिखी गई हैं, और इसको क्या करना दोस्तों, इसके जो लिखित आपका ये जो अंश है इसको पढ़ करके क्या करना दोस्तों, इसका उच्चारण करना।
यही होता है। देखिए उच्चारण करना वो आपका पठन कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो पढ़ पढ़ के ही आपको बोल रहा हूँ। देखिए डिसेंट के अनुसार, जो आपके डिसेंट थे उनके अनुसार पठन लेखक द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी अनुभव की विधि से उसको संबंधित करके सार्थकता देने की क्या है मेरे दोस्तों, प्रक्रिया है। अगला आपका होता है लेखन। लेखन का मतलब होता है आपका लिखना। तो लेखन क्या है मेरे दोस्तों, देखिए लेखन अंग्रेजी शब्द राइटिंग का हिंदी में रूपांतरण है। लेखन का शाब्दिक अर्थ है लिखना। भाषाई कौशल सुपोबोली का चौथा क्रम लिखना है। देखिए चौथा क्रम, देखिए सु पो बो मतलब सुनना, ठीक है, तो वो बोलना, पढ़ना, ली क्या है आपका, देखिए चौथा वर्ड है ना। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने को ही क्या होता है मतलब लिखना। जैसे हम कोई चीज़ बोल रहे हैं उसको प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या होता है मेरे दोस्तों, लेखन होता है। उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना ही लिखना अथवा लेखन कहलाता है। कहने मतलब तो क्या है, उच्चारित जो ध्वनियाँ होती हैं उनको, और वही ध्वनियाँ जिसका कोई एक अर्थ निकलता हो, तो उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, व्यक्त करना ही लिखना अथवा लेखन कहलाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आपका दोस्तों आता है पठन का महत्व बताइए। देखिए क्या है आपका, देखिए पठन का महत्व, ठीक है मेरे दोस्तों। तो पठन का महत्व, देखिए पठन का महत्व क्या होता है दोस्तों, पठन का महत्व क्या है, देखिए बच्चों से देखिए पठन से बच्चों की शुद्ध उच्चारण क्षमता में वृद्धि होती है। अगर बच्चे को बार बार अगर आप पढ़वाएंगे, तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे क्लास में अगर बच्चे होते हैं तो उनसे क्या होता है, पढ़वाया ज़्यादा जाता है। क्यों पढ़वाया जाता है, कि उनकी जो उच्चारण जो है वो शुद्ध रूप से कर लें, शुद्ध रूप से कर सकें, क्योंकि वो सही सही से पढ़ नहीं रहते हैं। बच्चों को आप पढ़ें, वो पढ़ेंगे ब च चू, जैसे आप बच्चों लिखा है तो उसको पढ़ेंगे ब च चू, तो बार बार पढ़ने पढ़ते वो बच्चों पढ़ने लगते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, पठन से बच्चों की शुद्ध उच्चारण क्षमता में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है, पहला। दूसरा, पठन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। पढ़ने से बच्चों के अंदर जो बौद्धिक विकास होता है दोस्तों, उसका क्या होता है, विकास होता है। अगला कि पठन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। किसी चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो उससे शब्द भंडार में आपको क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। और पढ़ने से दोस्तों बोलने एवं भाषण करने में बच्चे पारंगत होते हैं। अगर बच्चे प्रतिदिन पढ़ रहे हैं तो उनके पास शब्द भंडार की वृद्धि हो जाएगी, तो वो क्या कर लेंगे, देखिए बोलने और भाषण करने में क्या होते हैं, पारंगत हो जाते हैं। अगला दोस्तों, लगातार पठन से बच्चों में प्रवाहपूर्ण विधि से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अगर लगातार कंटिन्यू अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसका प्रवाहपूर्ण का मतलब होता है दोस्तों, अटकता वो नहीं है, किसी चीज़ में वो बोलने में भटकता है नहीं, वो एकदम प्रवाह मतलब धारा, जैसे कि पानी होता है तो पानी एकदम देखिए अगर सरल रेखा में उसको मतलब अगर रहे, कोई वो ना है एकदम सीधा एकदम तर भागता चला जाता है। तो वही है कि लगातार पढ़ने से बच्चों में प्रवाहपूर्ण मतलब एकदम सीधा, कोई दिक्कत उनको पढ़ने में क्षमता का हो जाती है, उसका विकास हो जाता है। अगला कि पठन से बच्चों की विन्यास क्षमता में वृद्धि होती है दोस्तों, कि पठन से जो बच्चों के क्या होता है, विन्यास क्षमता जो होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका वृद्धि होता है। अगला है दोस्तों कि पठन से बच्चों में नवीन बातों, ध्यान रखिएगा, पठन से बच्चों में नवीन बातों विचारों का क्या होता है दोस्तों, आपका समावेश होता है। इस बात का ध्यान रखिए, पठन से बच्चों में नवीन बातों विचारों का क्या होता है, समावेश होता है। और अगला है दोस्तों, पठन से उच्चारण के लिए बलाघात का अभ्यास हो जाता है। हाँ देखिए, पठन से उच्चारण के लिए बलाघात का अभ्यास हो जाता है। जैसे देखिए आपका, जैसे छोटा की बोलता की, लेकिन बड़ा बोलेंगे तो की, तो इनको अंतर समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ पर बल लगाना है और कहाँ पर बल नहीं लगाना है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, पठन से उच्चारण के लिए क्या है दोस्तों, बलाघात का क्या हो जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है। तो ये दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में भी अच्छी तरह से आया होगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी क्लासेस मैथ की कंप्लीट सिलेबस आपका 4th सेमेस्टर का हो गया है। ऐसे ही बहुत ही जल्द मैं पूरे सिलेबस का आपका कवर कर दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।